हेलो गाइस, माई सेल्फ राहुल गुप्ता, फ्यूचर विद केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक लेकर आए। क्या है वो गाइस? जो कि TYBSc सेम 6 यूनिट 1 का एक चैप्टर है, जिसे कॉमनली बोल दिया जाए तो थ्योरी ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्ड, जिसमें कि हम लोग ब्रॉडली क्या पढ़ने वाले गाइस? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? क्रिस्टल फील्ड मेनली डील करता है किसी कॉम्प्लेक्सेस का स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है, उसमें कौन से ऑर्बिटल है, उन ऑर्बिटल का प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे इंटरेक्ट करने वाले एक दूसरे से, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम उसका स्प्लिटिंग, जो उसमें ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेनली। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो मेनली डी ऑर्बिटल से डील करता है। वो क्यों डी ऑर्बिटल से डील करता है और बाकी ऑर्बिटल से क्यों नहीं डील करता मेनली, तो वो भी हम चेक करने वाले इस थ्योरी में। उसके बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उस ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं वो भी स्टडी करेंगे। देन उसके बाद क्या स्टडी करेंगे हम कि उनका कैलकुलेशंस कैसे करना है, एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा वगैरह कैसे होते हैं, एनर्जी गैप्स क्या होते हैं उनके ऑर्बिटल्स में, वो सब हम चेक करेंगे। बट जब हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कॉम्प्लेक्सेस कौन मेनली फॉर्म करते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक? यस गाइस, राइट बोला आपने आंसर कि मेनली जब हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे तो डी ऑर्बिटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी उनका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, एक प्रॉपर्टी है उनकी। तो वो जब ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली जब ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं तो उसमें मेटल जो प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम और जो लिगैंड अप्रोच करने वाला है उन पे, उनके बीच में का इंटरेक्शन क्या होता है? ओके, सेंट्रल मेटल आयन जो भी कॉम्प्लेक्सेस में होता है, उनके सराउंडिंग जो नेगेटिव फील्ड तैयार होती है लिगैंड्स की, उनका इंटरेक्शन अप्रोच स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज का इन्वेंशन हुआ। उसमें से कौन से बहुत सारे थ्योरीज हैं? फॉर एग्जांपल दी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड एक लास्ट वन है जो कि ब्रॉड टॉपिक है, ये तो CFT और LFT मतलब लिगैंड फील्ड थ्योरी। तो इन सारे थ्योरीज ने क्या ट्राई किया, मेनली जब हम किसी थ्योरी की बात करें या कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करें, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्सेस का। ओके, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थ्योरीज की बात कर रहे हैं तो एक थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जो क्या क्या एक्सप्लेन करे? थर्मोडायनेमिक एक्सेप्ट जो होते हैं किसी कंपाउंड के कॉम्प्लेक्सेस के, वो सारे बताना चाहिए थ्योरी ने। काइनेटिक्स एक्सेप्ट क्या है उसके, स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है उसकी, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह, वो सब कुछ उसने डिटेल में करना चाहिए। लेकिन ऐसा आज तक एक भी थ्योरी खड़ा नहीं हुआ जो ये सारे एक्सेप्ट को एक ही थ्योरी में बता दे। ओके, तो मेनली ब्रॉड थ्योरी आज तक हम लोग ने 11th 12th FY BSc तक क्या सीखा? FY BSc नहीं, FY एंड SY BSc तक, ठीक है, ग्रेजुएशंस के एंड 11th 12th की केमिस्ट्री आप ले लो, तो उसमें हम लोग ने आज तक ये सीखा कि VBT एंड MOT ये क्या बोलते थे। VBT क्या बोल रही थी आज तक कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दो इसके सेंट्रल से लिगैंड्स के, वो क्या करें, कंबाइन होंगे एक एटॉमिक ऑर्बिटल बना देंगे। एमिटो ने बोला, एमिटो ने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया, बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब दो एलिमेंट्स के अप्रोच करेंगे वो क्या एक दो ऑर्बिटल्स नए बनाएंगे। लेकिन इन दोनों थ्योरी से VBT ने एंड MOT ने आपको क्या नहीं बताया? यस, ऑर्बिटल अप्रोच करने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बना रहे उनके अंदर, यस, नए ऑर्बिटल बना, उनके स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में किसी ने नहीं बोला। यस, उन्होंने बोल तो दिया, यस, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो अलग अलग है वो कंबाइन होकर दो नए ऑर्बिटल्स बना देंगे, MOT ने ये तो बोल दिया। लेकिन नए ऑर्बिटल्स बनने के बाद उनकी स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, डिफरेंस लिगैंड अप्रोच कैसे करने वाला है, ये उन्होंने नहीं बताया। तो ये उन्होंने नहीं बताया तो किसने बताया? एग्जैक्टली, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन किया। ये पूरा ब्रॉड जो चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये कॉम्प्लेक्स स्टडी है लेकिन ईजी है समझने के लिए। और इसको और ईजी बनाने के लिए आपको इसमें दो थिंग याद रखना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हमको जरूरत पड़ती है। तो जो मेनली थ्योरी थी VBT थ्योरी में भी 1930 में एक्सप्लेन कर दिया गया था, और उसी का CFT और VBT थ्योरी दोनों साथ में इन्वेंट किए गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टडी कौन कर रहा था? फिजिस्ट कर रहे थे, एंड VBT को स्टडी कौन कर रहा था? केमिस्ट कर रहे थे। तो ये थ्योरी का इन्वेंशन दोनों साथ में हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि CFT VBT थ्योरी जो केमिस्ट स्टडी कर रहे थे उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कि मैग्नेटिक स्टडी, सब्सटेंसेस जो होती है मैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टी, उस पर उनका ज़्यादा ध्यान था उस समय पर, 1930 की बात है। तो उन्होंने केमिस्ट, ये फिजिस्ट है भाई, केमिस्ट एंड फिजिस्ट एक में लड़ते बैठे, तो इन लोग ने CFT पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1951 में करीबन 20 ईयर्स के बाद कुछ केमिस्ट है जो थ्योरी का स्टडी करने वाले जो केमिस्ट है, उन्होंने क्या किया, CFT का यूज़ किया। किस लिए यूज़ किया? स्पेक्ट्रल लाइन्स फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्सेस के। और उसमें सक्सेस हुए। सक्सेस होने के बाद सबके ध्यान में आया, यस हमने गलती कर रखी है, हमने CFT को अप्लाई किया क्यों नहीं पहले। तो ये हो ही जाता है। हम ये सारा स्टडी करेंगे, ये इसमें और क्या करने वाला है स्टडी।
हम तो देख ही चुके, कैलकुलेशन देखेंगे, डिस्टॉर्शन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे क्रिस्टल ऑर्बिटल्स में क्या होता है। कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले किसी भी थ्योरी कॉम्प्लेक्स स्टडी हम जब करने जा रहे हैं तो उसको बेसिक क्या है, फंडामेंटल बेसिक स्टडी जानना जरूरी है। या सीएफटी की जरूरत पड़ी, हम सीएफटी क्यों स्टडी कर रहे हैं, हमने पहले से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एमओटी थ्योरी हुई, दिमाग में नहीं जा रहा, एक नया थ्योरी आ गया। आपके दिमाग में तो आया होगा कि पहले से ही हम लोग ने इतनी स्टडी कर रखी है ऑर्बिटल्स के पीछे, अब एक नया क्यों आ गया। यस है, कोई भी थ्योरी है तो उसकी लिमिटेशंस तो होंगे गाइस, इजंट इट। तो यस, हमने वीवीटी जो करीबन 20 ईयर्स तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडी थी, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। हम कोई नई थ्योरी को जब स्टडी करने जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी, क्योंकि वीवीटी का कुछ लिमिटेशंस थे, और लिमिटेशंस की वजह से ही जो लिमिटेशन फुलफिल नहीं कर रही थी वीवीटी, तो उसी का फुलफिलेशन किसने किया, सीएफटी ने किया, वो स्टडी करेंगे। और सेकेंड पॉइंट, सीएफटी को समझने से पहले, सीएफटी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सीएफटी जो है मेनली किससे डील करती है, यस, डी ऑर्बिटल से डील करती है, एफ नहीं करती, वो हम स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम सीएफटी से जाने से पहले लिमिटेशंस ऑफ ईबीटी देखेंगे, एंड डी ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल क्या है, उसके कॉन्फिगरेशंस क्या है, 3D स्पेस में स्टेरियोकेमिस्ट्री के स्पेसेस है, उसमें इसका अरेंजमेंट कैसा है, 3D अरेंजमेंट कैसा है, स्टेरियोकेटिकल अरेंजमेंट कैसा है, वो सारा स्टडी करेंगे हम। बाद में जाएंगे हम सीएफटी पे। तो गाइस, लेट्स बिगिन विद द लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी। वीवीटी का लिमिटेशन स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। Okay guys, let me rub this, okay? So guys, let's begin with our limitations of VBT. तो VBT की limitations क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है VBT के साथ। VBT जब 1930 में जब केमिस्ट स्टडी कर रहे थे VBTs को, ये ब्रॉड टॉपिक था, आज भी उसका हेल्प लिया जाता है कॉम्प्लेक्स की स्टडीज़ को करने के लिए, हैबिटेशन से रिलेटेड कुछ बातें होती है, तो आज भी उसका स्टडी किया जाता है। ऐसा नहीं कि वीवीटी फेल हो गई, वीवीटी का आज भी ग्रेट इंपॉर्टेंस है, लेकिन और तो क्या हुआ, उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गए। वीवीटी की जैसे मेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इतना स्टेटमेंट, वर्ड स्टेटमेंट्स दिए थे, एजम्पशंस उसके बाद ईजी थे, ओके, समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। देन मेटल के प्रॉपर्टीज़ हो गए, स्टेरियोकेमिस्ट्रीज हो गए, ये बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा था। फिर भी वो कुछ ऐसा लिमिटेशन उसके रह गए जिसकी वजह से एक नई थ्योरी का इन्वेंशन हुआ, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। क्यों वो ऐसा इन्वेंशन है थ्योरी का, लिमिटेशंस क्या रह गए वीबीटी के, लेट्स टेक गाइस, ओके। सो वीबीटी क्या नहीं बता रहा आपको, ठीक है। वीबीटी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने ऑर्बिटल्स के बारे में सोचा नहीं, ठीक है। उन्होंने इतना ही कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे एंड एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, एमओटी ने बोल दिया था, जैसे उसे वीबीटी ने क्या बोला कि एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होता है, बस इतना ही एक्सेप्ट था। ऑर्बिटल्स बनने के बाद उनका अरेंजमेंट्स कैसे होगा, वो इनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उनकी स्पेक्ट्रल साइंस क्या होगी, वो उन्होंने फेल हुआ, उसके अंदर उन्होंने सोचा ही नहीं, स्टार्टिंग थी, डीप स्टडी उन्होंने गए नहीं, एंड डज नॉट एक्सप्लेन। यस, हम जब ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन साइंस की बात करें कॉम्प्लेक्सेस में, यस, हमको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का एक स्पेशल प्रॉपर्टी आज हम जानते हैं कि वो कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो क्यों कॉम्प्लेक्सेस कलर क्यों शो करते हैं, ये भी वीवीटी ने नहीं बताया। तो डज नॉट एक्सप्लेन, क्या वीवीटी डज नॉट एक्सप्लेन दी ट्रांजिशन मेटल आयन क्यों नहीं, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स के आयन को कलर क्यों फॉर्म कर रहे हैं, उसका रीजन उसके पास था ही नहीं, क्योंकि उसने उसके अंदर स्टडी नहीं रखी थी। देन एक और ड्रॉबैक्स है कि जब हम कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं क्रिस्टल फील्ड सेल्स में, हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करेंगे कि उसमें सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होते हुए भी डिफरेंट लिगैंड्स पर अप्रोच करते हैं, ठीक है। सेम सेंट्रल एटम सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका सेम है, लेकिन जब डिफरेंट लिगैंड उस पर अप्रोच करते हैं, अटैक करते हैं, जब उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए स्टेरियोकेमिस्ट्री में आता है, ओके। तो सेम मेटल आयन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हुए भी हाई स्पिन लो स्पिन क्यों दिखाता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है किसी, जब मान लो मेरे पास एक एटम सेम है, ठीक है, क्रोमियम है मेरे पास, मैंने डिफरेंट उसके ऊपर लिगैंड दिए, ओके, एफ दे दिया या मैंने क्लोरीन दे दिया, तो ऐसा होता है कि वो किसी के साथ हाई स्पिन बना लेगा या किसी के साथ लो स्पिन करेगा, किसी लिगैंड के साथ वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा, सारे लोअर एनर्जी में सारे पेयर कर लेगा, या तो किसी के साथ वो क्या करेगा, पहले हंस रूल को फॉलो करेगा। कैसे, मैं भी आपको बताऊँ कि हंस रूल क्या फॉलो करेगा, ठीक है। तो हंस रूल को फॉलो कभी कभी नहीं हो रहता है, तो ये लिमिटेशन हो गया कि ऐसे कॉम्प्लेक्स देखे गए कि वो कभी कभी हंस रूल जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये कम से कम इसमें होता है जब भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड अप्रोच करें ना सेंट्रल मेटल एटम को, तो एनर्जी गैप के डिफरेंसेस की वजह से ये हुआ है। ये हम डीप स्टडी करेंगे उसके ऊपर भी जब हम सीएफटी पढ़ेंगे, ओके। पहले लिमिटेशंस कंप्लीट कर ले, या कि सेम मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेम होते हुए सेंट्रल एटम का डिफरेंट लिगैंड्स की वजह से क्या होगा,
कि वो कुछ डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा देता है या फिर पैरामैग्नेटिक। मान लो अभी इस एक ही एलिमेंट दो कैसे दिखा सकते हैं, वो डायमैग्नेटिक भी है पैरामैग्नेटिक भी है, ऐसे पॉसिबल है। जब डिफरेंट लिगैंड डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं एनर्जी गैप के डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है कि डायमैग्नेटिक कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड है इलेक्ट्रॉन इसका लिगैंड का, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में हो जाती है, उसकी वजह से वो क्या बन जाता है, डायमैग्नेटिक बन जाता है। लेकिन जब वीक फील्ड की लिगैंड जब अप्रोच करती है तो क्या होता है, पहले वो हंस रूल को फॉलो करती है, सब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाया जाता है। ओके, वो सारा हम इसमें देखेंगे। लेकिन वीबीटी फेल हो गई इसको बताने के लिए, उसका लिमिटेशंस हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया, उसके शॉर्ट्स कमिंग्स में आ गया। देन डिस्टॉर्शंस क्या होता है, जब लिगैंड्स अप्रोच करते हैं फॉर स्टेबिलिटी, अगर हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, जो एक्सिस तैयार होते हैं, इक्विलैटरल्स एंड एक्सियल बॉन्ड्स तैयार होते हैं। ओके, ठीक है, इनका जो बॉन्ड लेंथ है ये दोनों को सेम होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी, ऐसा थियोरेटिकल हाइपोथेटिकल एक्सेप्ट है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं देखा है ज्योमेट्रीज में डिस्टॉर्शन की वजह से एक्सियल्स एंड इक्विलैटरल्स जो बॉन्ड्स है उसमें डिफरेंसेस देखे गए, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शंस हुआ एलिमेंट में, कॉम्प्लेक्सेस में, सॉरी। तो ये भी वीवीटी ने इसके अंदर ध्यान नहीं दिया, तो ये उसका एक ड्रॉबैक बन गया। और क्या ड्रॉबैक्स है, डिफरेंट एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स का जो स्प्लिटिंग्स है, डी ऑर्बिटल का ईजी डबल ई डीजेनरेट्स ऑर्बिटल्स है, ट्रिपल ई डीजेनरेट्स ऑर्बिटल्स है, ये उसने बताया नहीं कि ऑर्बिटल्स फॉर्म होने के बाद, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होकर अप्रोच करेंगे, लिगैंड अप्रोच करेगा मेटल आयंस पे, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि बाद में क्या होगा करके, ठीक है, डिफरेंस एनर्जी किस तरह से शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से ऑर्बिटल में पहले होगा, ठीक है, वो हंस रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, कब करेगा, उसकी कंडीशंस क्या होगी, तो ये भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये क्या ड्रॉबैक है कि डिफरेंट एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल यूज नहीं होता है। फिर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस विथ सेम सेंट्रल एटम हैज अनपेयर्ड, ये मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, डिफरेंट लिगैंड अप्रोच कर रहा है सेम एज पे, तो कभी वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कर रहा है, हंस रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में वो हंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, वो हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड में। फिलहाल ये लिमिटेशन है वीवीटी का। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैं बोला स्टेबल होने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स को क्या डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, डीजेनरेसी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है वो डीजेनरेसी मेंटेन नहीं कर पाता। जब भी मेटल एटम पे लिगैंड अप्रोच करता है तो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 11, 12 FY/BSc SY/BSc में आपने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में तो सुना नहीं होगा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, स्टडी करेंगे साथ में। मेनली लिमिटेशंस को याद रखना है, जो लिमिटेशंस है ये CFT ने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जितने भी आपको और भी लिमिटेशंस है, लेकिन जो मेन लिमिटेशंस मैंने यहाँ पे शो किया है, ओके गाइस, तो यही लिमिटेशन को फुलफिल किसने किया, CFT ने किया। ओके, और CFT आज एक ब्रॉड टॉपिक है, इसका यूज़ आज भी साइंटिस्ट कर रहे हैं, ओके, हर फील्ड में। देन होप गाइस सबको लिमिटेशन समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम लिमिटेशंस के बाद देखेंगे डी ऑर्बिटल का शेप्स क्या होता है। ओके, तो गाइस हम लिमिटेशंस कंप्लीट कर चुके हैं वीवीटी के। अब वीवीटी के पास मेरा सेकंड टॉपिक जो हमारा CFT से पहले हम देखने वाले थे वो है क्या है गाइस, यस, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल के शेप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग ने करीबन 11, 12 एंड x5 में तब पता है हमको कि डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं गाइस, एस में कितने होते हैं 1, ई में कितने होते हैं 3 एंड 5, इसमें डी में कितने होते हैं 5, एफ में 7। ओके, सो अभी तक की जो थेरीज थी वो क्या बोल रही थी, वीवीटीज हो गया, एमओटीज हो गया, कि होते किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, या हंस रूल फॉलो करेंगे, हंस रूल फॉलोएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा, या तो हंस रूल का भी अगर नहीं फॉलो कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग इसका लिगैंड का अप्रोच हो रहा है तो वो क्या होगा, पेयरिंग होती जाएगी। तो एक्सेप्शन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, अब हम स्टडी कर रहे हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की जब बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि उसमें कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं। कौन से होते हैं गाइस वो, डी XY, डी YZ, डी XZ एंड दो और टॉपिक होते हैं, दो लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी X² माइनस Y² एंड डी Z²। तो ये 5 ऑर्बिटल्स होते गए, इनका स्टेरियोकेमिस्ट्री का, इनकी 3D स्पेस में इनका अरेंजमेंट कैसा है वो देखते हैं। ठीक है, इसको देखना इंपॉर्टेंट है गाइस। ये डी ऑर्बिटल का शेप अगर आप समझ जाओ कि इनका एक्सियली एंड इन बिटवीन कैसा अरेंजमेंट है, तो CFT को समझना 50% और इजी हो जाएगा। यस, CFT जो मेनली डी ऑर्बिटल से डील करता है, उसका अरेंजमेंट एक बार समझ जाओ गाइस और कुछ नहीं, और उसके बाद हम उसका स्प्लिटिंग भी देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन
एटलीस्ट 40-50% आपको इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक समझना आपको इंपॉर्टेंट है कि डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है 3D स्पेस। ओके, सबसे पहला हम ऑर्बिटल देखें, फर्स्ट ऑर्बिटल देखेंगे। फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है गाइस? यस, एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर है ये 3D जो कि होते हैं, किसका अरेंजमेंट होता है ये 3। अगर मैं इन 5 ऑर्बिटल्स में से डिवीजन कर दूँ तो 3 को एक तरफ करूँगा मैं, जो कि है डी, कौन से है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ओके, ये एक तरफ हो गए, और दो मैंने अलग तरीके से लिखे हुए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे डी जेड स्क्वायर, क्यों स्पेशली? तो ये 5 ऑर्बिटल्स में से गाइस, 5 ऑर्बिटल्स की हम जब बात करते हैं, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है डी ऑर्बिटल की ना, क्या बोला है मैंने, याद रखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डी ऑर्बिटल की है वो मोस्टली 50-60% जेड स्क्वायर की तरफ होती है। क्यों गाइस? क्योंकि जब हम, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितने एक्सिस है, यस गाइस, ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया इसका वाई एक्सिस, और ये हो गया इसका एक्स एक्सिस। लेकिन हम जब लोब की बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल का, डी जेड स्क्वायर का जो लोब है उसमें, आप देख सकते हैं कि वो अलोंग दी जेड एक्सिस, ये उसका लोब हो गया, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ओके, तो ऑर्बिटल का जो लोब है, इसके 2 लोब हैं एक साथ, ठीक है, 2 लोब होने चाहिए, ठीक है। एक लोब को आप देख सकते हो वो अलोंग दी जेड एक्सिस है, और जो नेक्स्ट लोब है वो कहाँ पे, उसका कंसंट्रेशन कहाँ है, उसका कंसंट्रेटेड हुआ है कहाँ पे, मोस्ट ऑफ उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट कहाँ हुई है, जेड स्क्वायर के लोब पे हुई, एक्सिस पे हुई है। ओके, और उसका जो अनदर लोब है वो उसका, उसने कैसा शिफ्ट किया, डोनट शिफ्ट किया है, डोनट शिफ्ट को बैच पता होगा, ठीक है, ये ऐसा डोनट शिफ्ट। तो इसका जो सेकंड लोब है उसने जेड एक्सिस पे ही अपना लोब को कंसंट्रेट करके रखा है। ओके गाइस, सो इसीलिए इसे लास्ट वाला ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है, डी जेड स्क्वायर। इसको डी जेड स्क्वायर क्योंकि इसके दोनों लोब कहाँ पे लाइज करते हैं, ये गाइस अलोंग दी एक्सिस, विच एक्सिस, जेड एक्सिस। देख सकते हो ये हो गया जेड एक्सिस पे ये लोब। ओके गाइस, और इसका नेक्स्ट सेकंड ऑर्बिट लोब जो है वो कंसंट्रेट कहाँ हुआ है, कहाँ कंसंट्रेट हुआ है, जेड एक्सिस, इसलिए इसे डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी डी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिट। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है गाइस, इसका जो अरेंजमेंट है दोनों लोग का, एक्स का एंड इसका वाई का, वो कहाँ पे होता है, अलोंग दी एक्स वाई एक्सिस होते हैं। ओके, मैं फर्स्ट लोग आपको दिखा देता हूँ, पहले एक्सिस देख लो, ये हो गया जेड एक्सिस, ओके स्ट्रेट लाइन, ये हो गया वाई एक्सिस, ओके, और ये हो गई एक्स एक्सिस। तो हम स्टडी क्या कर रहे हैं, डी एक्स, तो लोब्स कहाँ पे होंगे, एक्स एक्सिस पे होंगे एंड वाई एक्सिस पे होंगे। किस तरह से होंगे गाइस, किस तरह से होंगे, यस अलोंग द एक्सिस होंगे। कैसे होंगे, देखो फर्स्ट लोब देख लेता हूँ मैं, ये फर्स्ट लोब हो गया, ये हो गया, ये यहाँ से ऐसे गया हुआ है, और यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस है गाइस, ये वाई एक्सिस पे। तो फर्स्ट लोब इसका कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। सेकंड एक्सिस, सेकंड लोब इसका कहाँ पे है, ये रहा, ये हो गया ये, और ये कौन सा लोब है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या होता है कि दोनों लोब्स जो है कहाँ पे, अलोंग दी वाई एक्सिस है, अलोंग दी एक्स एक्सिस, इसीलिए इस सेकंड ऑर्बिटल को क्या कहा गया है, क्या कहा गया गाइस, यस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक सिमिलैरिटी है। कौन सी सिमिलैरिटी है, इनके लोब्स कहाँ पे होते हैं, अलोंग दी एक्सिस होते हैं। कहाँ पे होते हैं गाइस, अलोंग दी एक्सिस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, इनकी लोब्स को देख सकते हो कि डी जेड स्क्वायर की जो लोब थी वो कहाँ पे, अलोंग दी जेड एक्सिस है। ओके, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लोब कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, अलोंग दी वाई एक्सिस एंड अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो इसीलिए जो लास्ट के ये जो ऑर्बिटल है ये कहाँ पे लाई करते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। इधर अगर मैं जेड स्क्वायर की बात करूँ तो वो जेड स्क्वायर पे उसके लोब्स होंगे, और ये डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अगर लोब्स की बात करूँ तो वो भी एक्स पे एंड वाई के एक्सिस पे ही लाई करते हैं। इसीलिए इन्हें, इन दोनों ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है, यस क्या कहा जाता है कि ये अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस, और इन्हें डिनोट कैसे करते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हो गई डिवीजन। ओके, यहाँ पे मैंने डिवीजन कर डाला, ये 3 ऑर्बिटल्स अलग, ये ऑर्बिटल अलग, ये ऑर्बिटल अलग से मैंने कौन से बेसिस पे किए, ये लास्ट के जो ऑर्बिटल है ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, और ये जो पहले स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स है ये हम देखेंगे। लेकिन ये ऑर्बिटल्स हमने इतना तो चेक कर लिया कि डी जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ पे, यस गाइस अलोंग द एक्सिस होंगे, इनके लोब्स कंसंट्रेटेड होंगे, अलोंग द जेड एक्सिस होगा इसका एक्स वाई पे होंगे। ओके, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ईजी ऑर्बिटल। ईजी ऑर्बिटल में डबल ई डिजेनेरेट ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है गाइस, ईजी। इन लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, इनकी एनर्जी हाई होती है। कैसा होता है वो हम स्प्लिटिंग में देखेंगे, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि ये डी जेड स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो लोब्स है वो अलोंग दी एक्सिस होंगे। बस इतना ही टॉपिक आपको याद रखना है और कुछ नहीं। और ईजी, इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्बिटल को ईजी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ईजी का मतलब होता है यहाँ पे ई डिनोट कर रहा है क्या, यस डबल डिजेनेरेट
ओके, इतना समझ गया। अब हम देखेंगे ये स्टार्टिंग के लोब्स ऑर्बिटल्स वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला डी एक्स वाई। अगर डी एक्स वाई की बात कर रहा हूँ मैं, या डी जेड वाई जेड की बात करूँ मैं, या डी जेड एक्स जेड की बात करूँ, तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये क्या है, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, ये प्लेन्स है, ठीक है। ये 3D डायमेंशन कर रहे हैं। ये हो गया मेरा, ये साइड में मेरी हो गई एक्स है, ये हो गया जेड, और यहाँ से बीच में से दोनों का निकला है वाई। ये 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में लोब्स का अरेंजमेंट कैसे हुआ है, तो ये प्लेन है एग्जैक्टली। क्या है ये एक्स वाई, वाई जेड एंड डी जेड, ये एक्चुअली ज्योमेट्रीज के प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन क्यों बनाया गया, प्लेन क्या डिनोट कर रहे हैं कि ये लोब्स की अरेंजमेंट कैसी है, प्लेन्स में है, ओके। तो देख लेते हैं हम, इजी पड़ेगा हमको डायग्राम के थ्रू। तो ये हो गया मेरा जेड एक्सिस, ओके। ये अलोंग ये स्ट्रेट लाइन देख सकते हो, ये जेड एक्सिस है। ये पैरेलल जो देख सकते हो आप, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से नीचे का ये जेड एक्सिस है। हम स्टडी क्या करें गाइस, डी एक्स वाई। तो गाइस उसके लोब्स कहाँ पे होने चाहिए, यस राइट, उसकी लोब्स कहाँ होने चाहिए, एक्स वाई प्लेन में होनी चाहिए। जब मैं डी एक्स वाई के बारे में बात करूँ तो उसके लोब्स कहाँ होंगे, डी एक्स वाई प्लेन में होंगे, एक्स वाई प्लेन में होंगे। तो इसका एक्स वाई प्लेन कौन सा है गाइस, देख लो। अगर मैं एक्स कंसिडर करूँ, वाई कंसिडर करूँ, तो एक लोब यहाँ से गया हुआ है एग्जैक्टली, ये हो गया उसका, ये जो एरिया है ये, और ये एरिया ये है एक्स वाई प्लेन, ओके। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी डी एक्स वाई, और इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये डी एक्स स्क्वायर नहीं, डी एक्स वाई है। इसमें फर्क क्या है, आपने डी में देखा होगा, इसके लोब्स कहाँ पे थे, अलोंग द एक्सिस थे, ठीक है। वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, कहाँ पे लाई कर रहे हैं इसके लोब्स, एक्सिस के ऊपर। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, ये वाला तो आप देख सकते हो एक्सिस के बिटवीन है, कहाँ पे है, यस गाइस एक्सिस के बिटवीन है, यस। जब भी एक्सिस के बिटवीन में वो लोब्स, तो वो कौन बनाते हैं, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड क्या करते हैं, इनके लोब्स कहाँ होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, ओके। मैं एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करूंगा, तो उसके लोब्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, एक्स और वाई के एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, एक्स वाई के डी एक्स वाई के लोब्स कहाँ पे है, देखो ये वाई एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया, यहाँ से ये ऑर्बिटल लोब, फर्स्ट लोब गया, ये सेकंड लोब गया, ओके। ये डी एक्स वाई के केस में हो गया, डी एक्स जेड के केस में देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, लोब देखो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस। इसके केस में कैसा था, नहीं अलोंग द एक्सिस नहीं है, ये बिटवीन द एक्सिस, ओके सॉरी। इसके केस में था अलोंग द एक्सिस था, यहाँ पे कैसा, ये दोनों एक्सिस के बीच में, देख लो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस आ गया, इसके दोनों के बीच में है, ये एक्स एक्सिस के इन दोनों के बीच में, इसलिए ये कौन सा है, इन बिटवीन द एक्सिस है, ओके। इनके लोब्स कहाँ पे, बिटवीन द एक्सिस है। और ये हो गया डी वाई जेड, डी वाई जेड, ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओके। इसके लोब पे देखो वैसे, ये हो गया इस इन दोनों एक्सिस के बीच में, इन दोनों एक्सिस के बीच में एक्स और इसके, और ये इसके बीच में ये इसका नेगेटिव लोब यहाँ पे है, इन बिटवीन है पॉजिटिव लोब, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डी ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव लोब्स एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों लोब्स देख सकते हो आप कैसे, ये यहाँ पे हो गया इन दोनों एक्सिस के बीच में, और ये वाला हो गया इन दोनों एक्सिस के बीच में, तो ये हो गया इन बिटवीन हो गए। तो ये लास्ट वाले जो स्टार्टिंग है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, जो लोब्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ओके। ऐसे होंगे बिटवीन द एक्सिस होंगे, और इसलिए इसे ट्रिपली, तीन ऑर्बिटल्स है ना, इसलिए इसको क्या T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट। ट्रिपली क्या होता है, डीजनरेट, टी का मतलब क्या है, ट्रिपल, यस। क्यों, ये वन ऑर्बिटल, ये वन ऑर्बिटल, ये वन ऑर्बिटल हो गया ट्रिपली, ये ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल से, इसलिए इसे T2G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डबल, ये दो ऑर्बिटल है इसके, इसलिए इसको डबल डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। स्टार्टिंग के यस, डी के ऑर्बिटल कितने, 5 ऑर्बिटल है, उसमें स्टार्टिंग के 3 कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये क्या है, इनके ऑर्बिटल्स के लोब्स कहाँ लाई करेंगे, यस बिटवीन द एक्सिस करेंगे, इसलिए इसे ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है, यस। तो ये जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डी जेड स्क्वायर, इसके लोग कहाँ लाइज करेंगे, अलोंग द एक्सिस होंगे, इसलिए इसे डबल डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। बस इतना ही याद रखना है आपको, यस ओके। लास्ट वाले इतना ही है बस। डायग्राम भी आप देख सकते हो, बहुत इजी है, ये इंपॉर्टेंट है, मे बी ये 2 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, कि एक्सप्लेन डी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल। तो आपको क्या नहीं करना, बस आपको 5 डायग्राम्स को याद रखना है, और सारे डायग्राम्स के एक्सिस रिप्रेजेंटेशन चेंज मत करना, बस एक्स वाई प्लेन को सेम रखो, एक्स वाई जेड की प्लेन को सेम रखना, बस अरेंजमेंट और लोब देखो। अगर हम डी एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड के बारे में बात करें तो आपको लोब्स कैसे बनाने हैं, उन दोनों के प्लेन के एक्सिस के बिटवीन में बनाना है, ओके। लेकिन मैं अगर इनके बारे में बात करूँ तो मुझे क्या बनाना है, ये जेड डी जेड स्क्वायर में क्या करूँगा मैं,
इसके लोग अलोंग द एक्सिस बनाऊंगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा इसका डेंसिटी कहाँ पे, अलोंग द एक्सिस, जेड एक्सिस पे रहेगा। और इसके बारे में अगर बात करूँ वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसके लोब्स होंगे अलोंग द एक्सिस, वाई के एक्सिस पे होंगे और जेड एक्सिस पे होंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, समझ गया। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे जाएंगे, जो कि हमारा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले डी ऑर्बिटल को समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इसमें से 5 ऑर्बिटल्स कैसे अरेंजमेंट है, कौन से अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं और कौन से बिटवीन में रहते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट है कि जो लिगैंड्स होते हैं ना गाइस, कुछ लिगैंड्स जो होते हैं वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। कौन से, कुछ लिगैंड्स जो होते हैं अलोंग द एक्सिस से रिपेल करते हैं। इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि जब लिगैंड अप्रोच करेगा तो लिगैंड जब अप्रोच करेगा एक्सिसली तो उस एक्सिस पे कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। इस पे अप्रोच करेगा। जब लिगैंड एक्सियली अप्रोच करेगा तो इनके साथ क्या होगा, ये सारा हम क्या करने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्टडी करने वाले हैं। ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो गाइस हम सीएफटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीएफटी का हम सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेसिक स्टडीज करेंगे, क्या कि उसमें बेसिक टर्म्स क्या है, क्या उसमें स्टडी करने का, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सीएफटी में, उसके तरफ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा गाइस कि सीएफटी कौन स्टडी किया था 1930 में, किसने स्टडीज कर रहे थे, कौन कर रहा था स्टडीज पे, फिजिस्ट कर रहे थे। तो 1930 में फिजिस्ट, उन दोनों फिजिस्ट के कुछ नाम है कि फिजिस्ट, उनके नाम क्या थे गाइस, बेथे एंड वैन वेलिक इन 1930s में। ओके, इन्होंने सीएफटी की जो थ्योरी है, आउटपुट जो था थ्योरीज का, तो इन्होंने उनका प्रपोज किया था 1930 में किया था, लेकिन इसको 20 ईयर्स के बाद पॉपुलैरिटी मिली जब 1951 में थ्योरेटिकल केमिस्ट ने क्या किया, अप्लाई किया सीएफटी अप्लाई किया। किस लिए अप्लाई किया, कॉम्प्लेक्सेस में कॉम्प्लेक्सेस के जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, उनके स्पेक्ट्रल लाइंस को पहचानने के, स्पेक्ट्रल लाइंस को पहचानना था उनको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड स्पेक्ट्रल स्टडी को स्टडी करना था। लेकिन क्या हुआ 1930 में जब सीएफटी को पुट किया गया था तो कौन सा फेमस था, वीबीटी फेमस थी उससे, जो कि मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए इसको निगलेक्ट किया गया। 20 ईयर्स के बाद कुछ साइंटिस्ट ने चेक करने की कोशिश की, स्टडी या अप्लाई करने की कोशिश की, तब जाकर उन्हें पता चला यस वी कैन सक्सेसफुल है। सीएफटी ने इजीली एक्सप्लेन कर दिया किसको, स्पेक्ट्रल लाइंस को। तब 1951 में पॉपुलर हुआ ये सीएफटी। बाद में सारे केमिस्ट ने इस पर स्टडी करना स्टार्ट किया। मेनली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट है तो वहाँ पे एग्जिस्ट कर गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे इसको अप्लाई किया गया सीएफटी को, और ब्रॉड फिनोमिना मिला केमिस्ट्री के सर पे, एक और बड़ा बोझ बन गया। बोझ नहीं बना है, हमारे बेनिफिट के लिए, हम जितना डीप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, केमिस्ट्री को और लेवल अप करेंगे। तो लेवल अप हुआ 1950 के बाद, सीएफटी को अप्लाई किया गया कंडीशंस कंपाउंड्स में। उसने बॉन्ड नेचर्स को एक्सप्लेन किया, ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन की, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे होती है, कुछ ऑर्बिटल्स डिस्टॉर्शन नहीं की जाते हैं, स्टेबिलिटी कैसे गेन होता है हाई स्पिन एंड लो स्पिन होते हुए, तो ये सारा इसने एक्सप्लेन किया। बहुत ब्रॉड है, धीरे धीरे करके हम सारा टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सो सीएफटी ने क्या बेसिकली क्या बॉन्ड नेचर को पूरा मतलब हिला ही दिया, मतलब पूरा डिफिकल्ट हो गया। बीपीटी एंड एमओपीज क्या बोल रहे थे कि बॉन्ड क्या, जब मेटल एंड लिगैंड अप्रोच करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। सीएफटी ने तो पूरा उल्टा अपोजिट बोल दिया। क्या बोला कि सीएफटी ऐसे बोल रहा है कि नहीं, वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड करेगा। मेटल एंड लिगैंड के बीच में कोवैलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो उनके लोब्स ओवरलैप नहीं होंगे। इसके अलावा उसमें क्या होगा गाइस, वो ऐसा बोल रहा है कि उनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा उसने पूरा थ्योरी चेंज कर दिया। यहाँ पे हम लोग ने 11-12 में और SYBSE में यही पढ़ा कि ये ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की और ये फॉर्म होता है। लेकिन नहीं, सीएफटी ने बोल रहा है, सीएफटी अपने सबसे बोलता है कि ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये ट्रू है, कैसे ट्रू है, ये सारा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में सीएफटी के हेल्प से। ओके, बॉन्ड नेचर की जब बात आई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उसने कहा, वीबीटी क्या बोल रहा था कि कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, लेकिन सीएफटी ने पूरा चेंज कर दिया। सीएफटी ने बोला कि कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। दोनों जब मेटल एंड लिगैंड अप्रोच करेंगे तो उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, उनके बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है गाइस, यस, आयनिक बॉन्ड बनता है। ओके,
अब हम इसके नेक्स्ट चेक करेंगे कि ये एक्चुअली क्या बेसिस क्या एजम्पशंस क्या है। हमने ये तो देख लिया कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे, इसने इसको कब पॉपुलर गेम किया, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मेन टॉपिक फोकस ये रखना है कि इसने आयनिक बॉन्ड में चेंजेस लाए हैं। ओके, सो अभी हम इसके एजम्पशंस देखेंगे। लेट मी राइट दिस। सो गाइस अभी हम लोग ने बेसिक्स ऑफ सीएफटी चेक कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, क्राइटेरिया एक्सेप्ट्स ऑफ सीएफटी, या सीएफटी की कौन से जब से पॉपुलैरिटी गेन हुई तो उसने केमिस्ट के सामने, केमिस्ट्री के फ्यूचर्स के सामने, वर्ड्स के सामने कौन से टॉपिक्स को प्रेजेंट किए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक उसने यही बोल दिया डायरेक्टली कि भाई आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, आयनिक मॉडल दिया उसने। क्या बोला कि जब भी मेटल और लिगैंड अप्रोच करेंगे तो उनके बीच में मेटल हैज अ पॉजिटिव चार्ज होगा, एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा पॉइंट चार्ज, एंड क्या होगा, यस गाइस, लिगैंड कौन सा पॉइंट चार्ज कंसीडर करेगा, नेगेटिव चार्ज। और जब भी पॉइंट चार्ज, जो डिफरेंट पॉइंट चार्ज एलिमेंट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच में, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको समझने में बहुत इजी होगा। जब 2 पॉइंट चार्ज एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, उनके बीच में क्या फॉर्म होता है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। तो ये सीएफटी ने भी यही बताने की कोशिश की, जो पॉजिटिव मेटल चार्ज एलिमेंट है और नेगेटिव फील्ड लिगैंड है, इनके बीच में कौन सा मॉडल तैयार होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड तैयार होना चाहिए। तो हमारा पहला जो एजम्पशन है वही, द कॉम्प्लेक्स इज आयनिक मॉडल। क्या बोला उसने, कौन सा मॉडल है, आयनिक मॉडल है, इन विच द पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल जो है इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली फील्ड लिगैंड। ओके, तो अभी यहाँ पे कौन से 2 पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से, पॉजिटिव चार्ज किसका है, मेटल का है, मेटल चार्ज है, और नेगेटिव किसका है, नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगैंड की फील्ड है। ओके, सो जब ऐसे 2 टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, और जब ये वाला फोर्स एग्जिस्ट करता है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, आयोडिक बॉन्ड फॉर्म होता है। फर्स्ट आपको समझ गया गाइस। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अपार्ट। हमने ये तो बोल दिया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव किसका, मेटल आयन का, नेगेटिव किसका, लिगैंड फील्ड का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मानता हूँ। जब फोर्स ऑफ अपार्ट फ्रॉम, इसने क्या सीएफटी क्या बोल रही है, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑल्सो डेवलप। ओके, इसने ये भी बात बताया हमको कि मेटल और लिगैंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एग्जिस्ट करेंगे। कैसे कि मेटल और मेटल्स के जो वैलेंस ऑर्बिटल शेल्स है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रही है, एंड लिगैंड हैज अ नेगेटिव फील्ड। पॉजिटिव मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन्स भी है, नेगेटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गए लिगैंड्स के, तो ये रिपल्शंस भी करेंगे। एक तरफ मेटल आयन और लिगैंड फील्ड की जो डेंसिटी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रही है, लेकिन मेटल्स आयन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा, ऐसा सीएफटी बोलता है। ओके, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में मेटल और लिगैंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन आल्सो डेवलप, ठीक है, डेवलप होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल्स ऑफ मेटल एंड नेगेटिव फील्ड क्रिएटेड बाय लिगैंड। ओके गाइस, ये रिपल्शन भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसे सीएफटी ने बोला। नेक्स्ट क्या सीएफटी बोल रही है, सीएफटी जो है मेनली कंसर्न विद, किसके साथ कंसर्न करती है कि वैलेंस इंटरैक्शन, किसका इंटरैक्शन, वैलेंस किसके, मेटल्स के, एंड लिगैंड फील्ड। ये उसने एक बात बोला कि सीएफटी है जो किसके मेनली किससे करेगी डील, सीएफटी इज कंसर्न विद इंटरैक्शन बिटवीन द वैलेंस ऑर्बिटल, किसके भी इंटरैक्शन, वैलेंस ऑर्बिटल किसके, मेटल्स के एंड लिगैंड्स के, वो भी कौन से मेटल्स के और लिगैंड्स को, मेटल्स के कौन से वैलेंस शेल्स पे ये इंटरैक्शन करेगा, डी मेनली कौन से, ऑर्बिटल कौन से होंगे, यस गाइस, डी ऑर्बिटल होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हमने डी ऑर्बिटल के शेप को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट था गाइस, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसर्न करती है इंटरैक्शन बिटवीन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन एंड लिगैंड फील्ड। तो मेटल आयंस में डी ऑर्बिटल पे क्यों ये कंसर्न करती है गाइस, तो अभी जब भी कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हो हम, इंटरैक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें कौन से ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे कॉम्प्लेक्सेस में, एस ऑर्बिटल होंगे, पी ऑर्बिटल होंगे, डी भी होगा, एफ भी होगा। तो इन बाकी की स्टडी क्यों नहीं फोकस करता है सीएफटी, क्यों नहीं करता। मान लो चलो मैं एस ऑर्बिटल को कंसीडर कर देता हूँ, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। जब भी कोई लिगैंड उस पर अप्रोच करेगा तो क्या होगा, स्फेरिकल शेप के से उस पर
इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है उसका, सेम होता है, सिमिलर होता है, सिमेट्रिकल होता है। ओके, तो उसका एनर्जी तो रेस होगा लेकिन वो डीजनरेट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मान लिया हमने, तो उसमें कोई चेंजेस एग्जिस्ट नहीं होंगे। सी एस ऑर्बिटल्स में है मेनली कोई चेंजेस नहीं होगा। जब वो लिगैंड के साथ अप्रोच होगा मेटल आयन पे तो वो स्टेबल रहेगा, इसलिए सीएफटी उस पर कंसर्न नहीं करती। हम नेक्स्ट पे जाते हैं पी ऑर्बिटल पे। हम जब कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सेस मेनली हम लोग स्टडी करने जाएंगे तो क्या ट्रांजिशन एलिमेंट में ही कॉम्प्लेक्सेस तैयार होते हैं। ये तो अब आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है कि वो ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मेनली, मोस्टली। ओके, एक दो एक्सेप्शंस मिल जाएंगे जो कि पी ब्लॉक में आपको दिख सकते हैं, लेकिन मेनली सारे कौन करते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट टी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल्स एफ शेल्स की करते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग डी ऑर्बिटल से डिस्कस करें तो जब हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो पी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है ना गाइस, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो पी ऑर्बिटल है वो मोस्टली क्या फील्ड होता है। आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि स्टार्टिंग का स्कैंडियम ले लो, टिटेनियम्स ले लो, ये जो डी सीरीज है फर्स्ट सीरीज उसमें आप कंसिडर देख लोगे तो पी ऑर्बिटल जो होते हैं मोस्टली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। हम लोग 3D 4S में डिस्कशंस करते रहते हैं। आपने कभी पी ऑर्बिटल्स को देखा नहीं होगा कि हम लोग डी ट्रांजिशन जो होते हैं हमने स्टडी किया तो पी ऑर्बिटल का कंसिडरेशन करते नहीं। क्यों नहीं कंसिडरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो मेनली फील्ड होता है तो उनमें चेंजेस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। ओके, इतना मैटर नहीं करता चेंजेस में जितना कि डी ऑर्बिटल का मैटर करता है, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग होती है। ओके, देन बात हो गई पी ऑर्बिटल स्टेबल हो जाता है क्योंकि उसमें सारे फील्ड होती है, उसकी तीनों ऑर्बिटल जो होता है 3 ऑर्बिटल सबशेल्स होते हैं सारे फील्ड होती है। ओके, पी एक्स वाई पी वाई पी वाई पी जेड जो होते हैं फील्ड होते हैं, तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल भी कैंसिल हो गया, उस पर डिस्कशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हो गया एफ। अभी एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो क्या इसका डी से तो डी के नेक्स्ट आता है ना, डी में 5, इसमें 7, इसका डिस्कशन होना चाहिए। इसमें भी एनर्जीज का 9 होता क्या है, डिकैजेशंस जो होता है इसका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी फील्ड होते हैं मोस्टली, और लेकिन इनका ऑर्बिटल साइज बड़ा होने की वजह से ये वेल शील्ड होते हैं, इसलिए हम लोग एफ ऑर्बिटल्स को भी कंसिडरेशन करते हैं। एफ को क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनको क्या वेल शील्ड प्रोवाइड करता है, इसलिए ये स्टेबल कंसिडरेशन किया गया। और रह कौन गया अकेला, एस भी स्टेबल हो जाता है सिमेट्रिकल शेप की वजह से, और पी और एफ स्टेबल हो जाते हैं। एफ किस लिए हो रहा है, उसको वेल शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका कैसे वेल शील्ड उसको प्रोवाइड करता है, तो उसमें जो चेंजेस हो गए इतना कंसिडर नहीं किया जाता ऑलमोस्ट। एंड पी जो है मोस्टली फील्ड होते हैं, इसलिए एस पी एंड एफ स्टेबल मान लिया गया, और जो डी ऑर्बिटल है यही एक बेचारा अकेला छोड़ गया। इस पर अत्याचार होता है, इससे स्प्लिटिंग होती है। ये स्टार्टिंग में तो डीजनरेटिव रहने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, जब भी लिगैंड इस पर अप्रोच करता है तो बेचारा यही अकेला छूट जाता है। क्या करे बेचारा, ईजी और बंटवारा होने लगता है इनका। तो स्टडी करेंगे हम कि इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम इस पर स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, वो ईजी ऑर्बिटल में हायर एनर्जी में कैसे चले जाते हैं, और कुछ ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी में कैसे जाते हैं, वो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में देखेंगे। ओके, 4th पॉइंट इसमें ऐसा है गाइस कि मैं यहाँ पे लिख के मेंशन कर देता हूँ कि एस पी और एफ जो है ये ऑर्बिटल का हम कंसिडरेशन नहीं करते। हम जब सीएफटी की बात करेंगे हम डी से करेंगे। ओके, ये सिमेट्रिकल शेप है, एनर्जी रिलीज होगी लेकिन डीजनरेटिव एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, पी फील्ड होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्सेस में, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस में जब सीएफटी में स्टडी कर रहे हैं इसका कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये फील्ड है, इतना इंटरेक्शन नहीं होता। और एफ ऑर्बिटल की मैंने इसका बात कर दी, तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको वेल शील्ड प्रोवाइड करता है, तो इतना चेंजेस नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए हम डी ऑर्बिटल पे कंसिडर सॉरी गाइस। 4th पॉइंट है हमारा, 4th पॉइंट ऐसा है हमारा कि जब मेटल है ना, मेटल ऑर्बिटल विच आर डायरेक्टली पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिगैंड, क्या मैंने कहा गाइस, रिपीट करता हूँ, मेटल ऑर्बिटल विच आर directly pointed towards the ligand, okay, will face more repulsion guys। हमने डी ऑर्बिटल्स का स्टडी क्यों किया था स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में, इसीलिए किया था, इसी पॉइंट के लिए किया था हम लोग ने कि ये इससे डायरेक्टली बोल दिया कि मेटल ऑर्बिटल के जो लोब्स अलोंग द एक्सिस है, क्या मेटल आयंस के जो लोब्स है जो अलोंग द एक्सिस है, और जो मेटल लिगैंड जो होगा, या तो ऐसे मैं बोल दूं कि मेटल आयंस के जो लोब्स लिगैंड्स के लाइंस में एक्सिस में है, तो उनका क्या होगा, रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा एग्जिस्ट गाइस, देख लो, मेनली ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम स्टडी करने जाएंगे, तो लिगैंड जो होते हैं वो एक्सियली क्या करते हैं,
अप्रोच करते हैं, या तो इक्विलैटरली अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस करते हैं अप्रोच। और ऐसा अभी क्या हो जाएगा, जब लिगैंड एक्चुअली अप्रोच करेंगे तो मेटल आयंस के जो लूप्स अलोंग द एक्सिस है वो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में कि अलोंग द एक्सिस कौन से लूप्स होते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, dx² - y² और dz²। इनके लूप्स कहाँ पे होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि dz² के अलोंग द एक्सिस होता है, डोनट शेप होता है उसका, एंड dx² y² एक्स वाई और वाई के प्लेन में अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो जब लिगैंड इस एक्सिस पे अप्रोच करेगा तो इनका क्या होगा, रिपल्शन एग्जिस्ट होगी। कि रिपल्शन मोस्ट, ये ज़्यादा अंडर रिपल्शन जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा लिगैंड पॉजिटिव इस पे, लेकिन वैलेंस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, इसको रिपल्शन। तो रिपल्शन तो दोनों में होगा, अलोंग द एक्सिस भी होगा और बिटवीन द एक्सिस होगा। लेकिन हेड ऑन कोलिजन किसके साथ होने वाला है, अलोंग द एक्सिस होने वाला है। हेड ऑन कोलिजन कहाँ पे होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। तो अलोंग द एक्सिस जो भी लोब्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा रिपल्शन जाएंगे। इनकी एनर्जी कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, नॉर्मल जो स्टेट होगी इनकी फायर वर्ल्ड की डीजेनरेट स्टेट होती है, लेकिन जब लिगैंड इस पे अप्रोच करता है तो ये मोस्टली अपने डीजेनरेट स्टेट से इनकी एनर्जी रेस्ट हो जाती है। एनर्जी रेस्ट होती है। एनर्जी रेस्ट होने मतलब क्या होता है, रिपल्शन की वजह से कुछ इनके ईजी ऑर्बिटल्स के लोब है वो क्या रहते हैं, अंडर हाई एनर्जी में जाते हैं। कहाँ पे, हाई एनर्जी जाता है, और हाई एनर्जी में जाके क्या होंगे भाई, अनस्टेबल हो जाएंगे। और बचे क्या, जो इन बिटवीन जो थे कुछ एक्सिस, दो एक्सिस जो थे इसके लोब्स थे वो कहाँ पे थे, ऑर्बिटल्स dx² - y² और dz²। ये तो लोब्स में हो गए, अलोंग द एक्सिस हो गए इसके लोब। लेकिन जो बिटवीन द एक्सिस है dxy, dyz एंड xz जो है, ये कहाँ पे थे, ये बिटवीन द एक्सिस थे। तो इन पे क्या होगा, जब लिगैंड अप्रोच करेगा तो इन पे इतना रिपल्शन नहीं होगा, स्टेबल रह जाएंगे, इनकी एनर्जी लोअर ही रह जाएगी। स्टेबल स्टेट में थे, ये इनकी डीजेनरेट स्टेट है फायर ऑर्बिटल्स की। लिगैंड ने अप्रोच किया तो कुछ ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी में चले गए बिकॉज ऑफ हेड ऑन कोलिजन। किसके बीच में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है गाइस, याद रखो, जो लोब्स अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, वो कहाँ पे होगी, ईजी ऑर्बिटल्स। ईजी ऑर्बिटल्स कहाँ पे, अलोंग द एक्सिस है, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी कुछ लेवल से। ओके, एनर्जी इंक्रीज हो गई, हाई एनर्जी में चले गए तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो गए। लेकिन कुछ ऑर्बिटल्स हैं जो बिटवीन द एक्सिस है, वो क्या होंगे, उनमें इतना रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। लोअर हो जाएगी एनर्जी मतलब क्या, स्टेबल होंगे। इलेक्ट्रॉन मोस्टली कहाँ पे जाएंगे फिर गाइस, यस, मोस्टली कहाँ पे जाएंगे, लोअर एनर्जी में जाएंगे। ये कब होगा, अभी यहाँ पे भी दो थिंग है कि लिगैंड जो अप्रोच कर रहा है मेटल आयंस पे, वो भी डिपेंड करता है कि वो वीक फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो कुछ अलग होगा स्प्लिटिंग, ये सारा हम कौन से स्प्लिटिंग में चेक करेंगे गाइस। तो हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ में CFT ने हमको बताई है, मेनली बहुत सारे एसोसिएशंस है उसके। दो चीज़ बताई कि अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपार्ट क्या रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, किसके बीच में, वैलेंस शेल्स, मेटल के जो वैलेंस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें और लिगैंड में, उसमें रिपल्सन तो होगा क्योंकि लाइट चार्ज है। देन मेन थिंग हमको ये पता चला, ये ओके, जो भी लोब्स अलोंग द एक्सिस होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अलोंग द एक्सिस कौन से, दो ही लोब है, dx² - y² एंड dz²। ये अलोंग द एक्सिस है, इनकी एनर्जी हरदम इंक्रीज होगी। और ये नॉर्मल स्टेट्स डीजेनरेट स्टेट से कहाँ हो जाएंगे, डीजेनरेसी इनकी टूट जाएगी, ब्रेकअप होगी और ये हाई एनर्जी में जाएंगे। ओके, और जो अलोंग द एक्सिस बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है, इनका रिपल्शन कम होगा, इनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। और लोअर एनर्जी मतलब वो स्टेबल होंगे, हाई एनर्जी मतलब अनस्टेबल होंगे, इजंट इट। और ये अनस्टेबल स्टेट एंड स्टेबल स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, ईजी ऑर्बिटल का स्टेट और T2G ऑर्बिटल का स्टेट, क्या होगा, इनमें एनर्जी गैप होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसी एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए एजम्पशंस में हम देख चुके हैं कि ये कॉम्प्लेक्स क्या बोला इसने, कि आयनिक मॉडल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है। देन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा मेटल्स में, मेटल आयन में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपेल करेंगे, नेगेटिव फील्ड को रिपेल करेंगे। कंसीडर हम लोग क्या कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल का स्टडी करने वाले हैं। सीरीज में क्यों करने वाले हैं, मैंने बता दिया कि एस, पी और एफ का क्या, एफ ये इतना चेंजेस नहीं क्रिएट करते, इसलिए हम मेनली डी ऑर्बिटल से करेंगे। ओके, तो हमने पूरा जो चैप्टर है CFT का, ओके, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह, डैश एंड डैश, सब CFT डी ऑर्बिटल से हम डील करने वाले। ओके, होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में, मैंने अब डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, व्हाट्सअप और नंबर प्रोवाइड किया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यस गाइस, ओके, सो थैंक यू,
कुछ डाउट्स है या कोई करेक्शन होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में विद क्रिस्टल स्पीकिंग। थैंक यू गाइस।